बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। जेते तुसी इस चैनल ते नवे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। तो मेरे बच्चों, बहुत सारे स्टूडेंट्स की फरमाइश थी कि सर पहले के जो चैप्टर्स हैं ना वो तो बहुत सारे टीचर्स ने अपलोड किए हुए हैं यूट्यूब पे, एंड के जो चैप्टर्स हैं वो नहीं अपलोडेड। तो उनकी ख्वाहिश के मुताबिक भाई आज हम केमिस्ट्री क्लास 11 का चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो आज के लेक्चर में हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। अब देखो, लेक्चर आपने एक तो पूरा देखना है, और जैसे अभी आने वाले डेज़ में ना इसके लेक्चर्स अपलोड होते जाएंगे। अब कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, दरमियान में से कोई भी लेक्चर उठा के रैंडमली उसको देखना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन ऐसे नहीं करना। आपने लेक्चर 1 से लेकर चलना है, ठीक है? क्योंकि मैं जो है ना एक एक चीज़ बड़ा डिटेल के साथ एक्सप्लेन करता हूँ, और मेरा लेक्चर उन बच्चों के लिए होता है जो कि बहुत ज़्यादा वीक होते हैं केमिस्ट्री में, या जिनको केमिस्ट्री अच्छी नहीं लगती। ऑब्वियस सी बात है, जो जिनकी केमिस्ट्री अच्छी होती है, जो अच्छे बच्चे होते हैं, खैर अच्छे तो सारे ही होते हैं भाई, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि जो ज़्यादा पढ़ने वाले होते हैं, या जिनको अच्छी लगती है केमिस्ट्री, या जिनको बहुत अच्छे से आती है केमिस्ट्री, तो उनके लिए तो ऑब्वियसली ये लेक्चर होते हैं। बट मेरी कोशिश ये होती है कि जो वीक बच्चे हैं केमिस्ट्री में, तो उनको भी एक एक चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाया करे, ठीक है? तो आपने लेक्चर 1 से देखना स्टार्ट किया करना है। अब जिस तरह कुछ एक चैप्टर्स के जो लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हुए हैं, तो वो शुरू से देखा करें आप लेक्चर 1 से, ठीक है? तब आपको बहुत अच्छे से हर चीज़ क्लियर होती जाया करेगी साथ साथ। सो स्टार्ट करते हैं जी इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये जो चैप्टर नंबर 8 है इसका नाम है एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो आज के इंट्रोडक्शन में ना इस चैप्टर के हम लोग एसिड बेसिस और सॉल्ट्स को ही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एसिड्स को। अब एसिड्स क्या होते हैं? अब जैसे देखो, एसिड का जब भी वर्ड आप सुनते हो ना, तो आपके ना माइंड में कोई बहुत ही ख़तरनाक किस्म की चीज़ आती है। क्यों? क्योंकि देखो ना, हम माइंड में यही सोचते हैं कि यार एसिड कोई भी ऐसा सब्सटेंस होगा, या कोई भी ऐसा लिक्विड फॉर्म में ना, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि मतलब जला देती है, बर्न कर देती है ना? तो इस किस्म का मतलब माइंड में जो है ना कॉन्सेप्ट आता है जब आप एसिड का नाम सुनते हो, ठीक है? तो एसिड को हम लोग देख लेते हैं। अब द वर्ड एसिड कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिरे विच मीन्स सॉर। एक लैटिन वर्ड है, लातीनी ज़बान का लफ्ज़ होता है एसिरे, जिसका मतलब होता है सॉर, खट्टा, ठीक है? सो अब ये कॉन्सेप्ट अपना दूर कर लो कि एसिड जो है ना सिर्फ वही होते हैं जो मतलब जो है वो बर्न कर देते हैं, जला देते हैं, है ना? तो इस तरह का कॉन्सेप्ट आप ख़त्म कर लो अपने माइंड से। क्योंकि नॉर्मली ना ऐसा होता था कि हमारे अम्मा अब्बा जो है ना वो एसिड्स ना घर में ला के रखते हैं ना, वॉशरूम या टॉयलेट वगैरह वो साफ़ करने के लिए। तो वो साथ नसीहत भी करते हैं कि भाई इनू हथ ना लाना है, बहुत मतलब तेज़ तेज़ाब हैगा, ये तुहानू जला देगा, ठीक है? सो इसी वजह से हमारे माइंड में ये कॉन्सेप्ट बना हुआ होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि तमाम एसिड्स जो हैं आप क्या करते हो, बाथरूम वगैरह साफ़ करने के लिए बाथरूम क्लीनर के तौर पे इस्तेमाल करते हो, ठीक है? तो ऐसा नहीं है। चलो अब थोड़ा आगे चलते हैं। एसिड्स वर फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड एज सब्सटेंसेस दैट टेस्ट सॉर। पहले ना ये ख्याल किया जाता था कि भाई एसिड्स जो होते हैं ना वो तमाम वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनका जो जायका होता है, जिनका टेस्ट होता है वो खट्टा होता है, ठीक हो गया? अब एसिड की जो है ना हम लोग डेफिनेशन पे आ जाते हैं। कैसे आप एसिड को डिफाइन करते हो? एन एसिड इज अ सब्सटेंस दैट प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन आयंस व्हेन इट इज एडेड टू वाटर। एसिड कोई भी ऐसा सब्सटेंस होता है जब आप इसको वाटर में ऐड करते हैं तो ये क्या प्रोड्यूस करता है? हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करता है,
ठीक है, ये आप लोगों ने क्लास 10 चैप्टर नंबर 10 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स वाला जो क्लास 10 में चैप्टर था उसमें आपने ये पढ़ा था। ठीक है, दोबारा बता देता हूँ, एसिड ऐसा सब्सटेंस होता है कि जब आप इसको वाटर में डिज़ोल्व करवाते हो ना, वाटर में ऐड करवाते हो, तो वो हाइड्रोजन आइंस प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अभी बताता हूँ कैसे हाइड्रोजन आइन प्रोड्यूस करेगा, आगे हम डिटेल में देखते हैं इस चीज़ को। ठीक हो गया, तो ये डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए, आपको आनी चाहिए। अब कुछ एसिड्स की ना एग्जांपल्स देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल विनेगर टेस्ट सार, जो सिरका होता है उसका जायका खट्टा होता है, किस वजह से? बिकॉज इट इज़ ए डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का सोल्यूशन होता है जिसका फार्मूला CH3COOH होता है। ठीक है, डाइल्यूट सोल्यूशन मीन्स कि एसिटिक एसिड कम होगा, उसकी अमाउंट कम होगी और वाटर जो है उसमें ज़्यादा होगा। ठीक है, सो वाटर के अंदर एसिटिक एसिड का सोल्यूशन जो है वो मौजूद होता है सिरके में, जिसकी वजह से सिरके का जायका जो है वो खट्टा होता है। ठीक हो गया, नॉर्मली हम लोग तमाम लोग ही हम घरों में यूज़ करते हैं सिरका। ठीक, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल सिट्रिक एसिड C6H8O7 जिसका फार्मूला है इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सार टेस्ट ऑफ ए लेमन। अब जो लीमू होता है, ठीक है, नींबू जिन्हों कहते हैं, नींबू जड़ा होता है, तो उसका जायका क्यों खट्टा होता है? उसमें सिट्रिक एसिड मौजूद होता है, C6H8O7 जिसका फार्मूला होता है। अच्छा, ये एग्जांपल्स ना देने का आपको पर्पज़ ये है कि जैसे अभी हमने ऊपर देखा ना कि भाई पहले ना एसिड्स को कैसे रिकॉग्नाइज किया जाता था, कैसे जाना जाता था, और चख के वेख देसी हो। ठीक है, कि ये जो सब्सटेंस है हमारे सामने ये खट्टा है, तो खट्टा है तो इसका मतलब है भाई ये एसिड है। ठीक हो गया, सो आहिस्ता आहिस्ता कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे होंगे आपके। ठीक है, फिर भी जे कोई ਤੁਹਾਡਾ क्वेश्चन होया करे ना तो तुसी ना थल्ले कमेंट सैक्शन में पूछ लिया करो। ठीक हो गया, एसिड क्लियर हो गया। अब हम देख लेते हैं बेसिस को। बेस क्या होती है, बेसिस क्या होती हैं? बेसिस समटाइम्स कॉल्ड अल्कलीज। अब बेसिस को ना हम कभी कभी अल्कलीज भी बोलते हैं। क्यों अल्कलीज बोलते हैं? क्योंकि वो बेसिस जो कि वाटर में डिज़ोल्व हो जाती हैं, वाटर में सॉल्युबल होती हैं, तो फिर उनको हम लोग क्या बोल देते हैं? अल्कलीज बोल देते हैं। जो बेस वाटर में सॉल्युबल नहीं होती, डिज़ोल्व नहीं होती, तो उसको हम लोग अल्कली नहीं बोलते। ठीक है, तो याद रखिएगा कि बेसिस को अल्कलीज क्यों बोलते हैं, ये आपको मैंने बता दिया। सो बेसिस जो होती हैं आर कैरेक्टराइज्ड बाय देयर बिटर टेस्ट एंड सोपी आर स्लिपरी फील ऑन द स्किन। एक तो ना बेसिस का जो जायका होता है वो कड़वा होता है, ठीक है, और ये सोपी और स्लिपरी होती हैं, मतलब फिसल जाती हैं हाथ से। ठीक हो गया, फिसलन वाला, जैसे साबुन होती है ना, साबुन जो है आप यूज़ करते हो वो हाथ से तिलकी जाती है, फिसली जाती है। ठीक है, फिर तुसी बाद जड़ा है ना वो सिंक तो ना उन्होंने चुकते हो, या हमारी ना अक्सर मुंह धोते हुए नहाते हुए ना स्लिप हो जाती है ना साबुन वगैरह, है ना। सो इस वजह से जो है ना उस पर ना शापर चढ़ा के रखा करो साबुन पे ना, तो वो स्लिप नहीं होगी और चलेगी भी बहुत सारा अर्सा। सो एनी हाउ बेसिस का आपको पता लग गया। ठीक, तो बेसिस क्या होती हैं जिनको आप अल्कलीज भी बोलते हैं। अल्कलीज कब बोलते हैं? जब वाटर में सॉल्युबल होती हैं और जिन सब्सटेंसेस का जायका कड़वा होता है, ठीक है, उनका सोपी और स्लिपरी फील होती है उनकी, मतलब फिसल जाती हैं वो, तो उन सब्सटेंसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? बेसिस बोलते हैं। खैर, प्रॉपर डेफिनेशन पे आ जाते हैं बेस की। बेस क्या होती है, कैसे डिफाइन करते हो केमिस्ट्री में बेस को? ए बेस इज ए सब्सटेंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयंस। अब आप देखो एसिड क्या होता है। एसिड जब वाटर में डिसॉल्व होता है तो वो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है, जबकि बेस जो होती है जब वो वाटर में डिसॉल्व होती है तो हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस करती है, OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो ये डेफिनेशंस आपने याद रखनी है। अच्छा,
कमर्शियल प्रिपरेशंस फॉर अनक्लॉगिंग ड्रेन्स आर हाईली बेसिक। कमर्शियल प्रिपरेशन, बड़े पैमाने पे जो तैयारी है अनक्लॉगिंग ड्रेन्स की, वो हाईली बेसिक होती हैं, बेसिक इन नेचर होती हैं। बट व्हाट आर अनक्लॉगिंग ड्रेन्स? मतलब ऐसे सब्सटेंसेस जिनको ना आप नालियाँ वगैरह या जैसे सिंक वगैरह का जो पाइप होते हैं, ठीक है, उनमें कचरा फंस जाता है, तो उन पाइप्स या नालियों में ना वो कचरे को साफ करने के लिए जो आप सब्सटेंसेस यूज़ करते हैं ना, उनको अनक्लॉगिंग ड्रेन्स बोलते हैं। ठीक हो गया। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, बेकिंग सोडा जो होता है जिसका फार्मूला NaHCO3 होता है, जिसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, ठीक है, ये यूज़ होता है मतलब पाइप वगैरह में अगर कचरा फंस जाए या पाइप वगैरह में कोई चीज़ फंस जाए ना, उसको ओपन करने के लिए, उसको खोलने के लिए नॉर्मली हम लोग आजकल घरों में जो है वो तेज़ाब वगैरह भी यूज़ करते हैं उसको, ठीक है, इस पर्पज़ के लिए। तो ये जो बेकिंग सोडा होता है इसमें कुछ अगर सिरका भी मिला लिया जाए, ठीक है, सो ये फिर यूज़ होता है ये पाइप्स वगैरह नालियों वगैरह को साफ़ करने के लिए। ठीक हो गया। तो थोड़ा सा कंसेप्ट आपको आ गया होगा बेसिस का भी। सो एसिड्स और बेसिस को हमने देख लिया, उसकी डेफिनेशंस भी देख ली और एग्जांपल्स भी हमने उनकी देख ली। अब हम आ जाते हैं थर्ड वन, विच इज सॉल्ट। अब सॉल्ट होता क्या है? सॉल्ट इज एन आयनिक सब्सटेंस। ये एक आयनिक सब्सटेंस होता है, कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव आयंस, जिसको आप कैटाइन बोलते हैं, जो कि बेस से आता है, एंड द नेगेटिव आयन एनाइन, जो कि और नेगेटिव आयन जो कि एनाइन कहलाता है, वो कहां से आता है? ऑफ एन एसिड, एसिड से आता है। ठीक है, तो यहां से आपको ये अंदाजा हो गया कि भाई जो सॉल्ट होता है, जो कि आयनिक कंपाउंड होता है, आयनिक सब्सटेंस होता है, उसमें ना एसिड और बेस का अमल दखल है। एसिड और बेस का कहीं ना कहीं पे जो है ना जिक्र आएगा। ठीक है, यहीं पे बता देता हूं, एसिड बेस के ना जो केमिकल रिएक्शन होता है ना एसिड और बेस का, उसको आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हो। उसके रिजल्ट में बेसिकली एक आयनिक सब्सटेंस, आयनिक कंपाउंड प्रोड्यूस होता है, जिसको आप सॉल्ट बोलते हो। ठीक हो गया। सो आयनिक सब्सटेंस जो होता है जाहिर है वो आयंस में ब्रेक डाउन होता है या आयंस से मिलकर बना हुआ होता है। और आयंस आपको पता है दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन को आप कैटाइन बोलते हो और नेगेटिव आयन को आप एनाइन बोलते हो। जो कैटाइन पॉजिटिव हिस्सा होता है ना सॉल्ट का, वो बेस से आता है, और जो नेगेटिव हिस्सा होता है जिसको आप एनाइन बोलते हो, वो एसिड से आता है। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड ए बेस इज कॉल्ड ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि एक न्यूट्रल चीज बनती है, ना ही एसिडिक होती है ना ही बेसिक होती है। तो इस वजह से एसिड बेस के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक, अब जो है ना हम लोग प्रॉपरली डिफाइन कर लेते हैं सॉल्ट को। सॉल्ट को कैसे डिफाइन करते हो आप? कि ए सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड विद ए बेस, जिसको आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो ऐसा सब्सटेंस जो कि प्रोड्यूस होता है एसिड और बेस के केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट में, और एसिड बेस के केमिकल रिएक्शन को आप क्या बोलते हैं? बेसिकली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, हमारे पास यहाँ पे ना एक स्ट्रॉन्ग एसिड है जो कि HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और एक स्ट्रॉन्ग बेस है जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, NaOH। अब इन दोनों के रिएक्शन के रिजल्ट में ना एक सॉल्ट बनता है, सोडियम क्लोराइड NaCl। ठीक है, और वाटर साथ बनता है। सो इस ओवरऑल रिएक्शन को आप क्या बोलते हो? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हो। तो इसमें हो क्या रहा है? बेसिकली एक एसिड है और एक बेस है, वो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और एक सॉल्ट बन रहा है NaCl, ठीक है, प्लस वाटर बन रहा है। सो ये आपने एग्जांपल देख ली एसिड बेस के रिएक्शन की, जिसको आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, और उसके रिजल्ट में क्या बना? सॉल्ट बना। ठीक हो गया। ओके, सो आगे एसिड बेस केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अब इसको ना एसिड बेस केमिस्ट्री की जो इंपॉर्टेंस है, मतलब एसिड्स की इंपॉर्टेंस और बेस की इंपॉर्टेंस, ये हम अलग अलग देखेंगे। तो एसिड बेस केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस को ना हम लोग दो कैटेगरीज में अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं।
एक तरफ हम लोग बोल देते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एसिड्स और दूसरी तरफ हम बोल देते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बेसिस। ठीक है, अब इन दोनों को वन बाय वन हम लोग आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक हो गया। तो सबसे पहले एसिड की इंपॉर्टेंस पे आने से पहले ना मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं एसिड रेन का। एनी हाउ आइडिया तो आप लोगों को होगा क्योंकि आप 9th करके आए हो, 10 करके आए हो, अभी आप फर्स्ट ईयर में हो, तो अच्छे से आइडिया होगा आपको। बट साथ साथ क्योंकि ये टॉपिक का हिस्सा होगी तो इस वजह से आपको मैं थोड़ा सा रिमाइंड करवा देता हूँ। ठीक हो गया। एसिड रेन क्या होती है? बेसिकली ए फॉर्म ऑफ रेन, ऐसी रेन होती है विद एसिडिक कंपोनेंट्स, मतलब जिसमें ना एसिड के अज्जा होते हैं, एसिडिक कंपोनेंट्स होते हैं, सच एज सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड दैट फॉल टू द ग्राउंड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। फॉर एग्जाम्पल सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड जो कि बेसिकली एटमॉस्फेयर से ज़मीन पे गिरते हैं आकर। ठीक है, सो ऐसी रेन जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड मौजूद होता है उसको क्या बोलते हैं? बेसिकली एसिड रेन बोलते हैं। ठीक हो गया। एनी हाउ हम इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। अब हम प्रॉपरली स्टार्ट कर लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एसिड्स को। ठीक है, द इन्फ्लुएंस ऑफ एसिड्स ऑन लिविंग थिंग्स हैज अज्यूम्ड स्पेशल इंपॉर्टेंस इन रीसेंट ईयर्स ड्यू टू द फिनोमिना ऑफ एसिड रेन। अब एसिड रेन के फिनोमिना के बाद जो एसिड्स हैं उनका बड़ा अमल दखल है लिविंग थिंग्स में, या लिविंग थिंग्स जो जिंदा जानदार होते हैं। ठीक है, उनकी लाइफ में बेसिकली एसिड रेन के बाद एसिड्स का एक बहुत स्पेशल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, कैसे? फॉर एग्जाम्पल जो एसिड रेन होती है लीड्स एल्यूमिनियम फ्रॉम द सॉइल, एल्यूमिनियम को रिमूव करती है जमीन से। अब देखो एसिड रेन जो कि जमीन से एल्यूमिनियम को रिमूव करती है, लीड्स का मतलब होता है रिमूव करना, निकालना। उससे फायदा क्या होता है? दैट एल्यूमिनियम में बी हार्मफुल टू प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। जो कि एल्यूमिनियम, वो एल्यूमिनियम जो कि एसिड रेन रिमूव कर देती है ज़मीन से, अब वो नुकसानदेह होता है पौधों और जानवरों के लिए। ठीक है, तो जब वो एल्यूमिनियम रिमूव हो गया एसिड रेन की वजह से, तो पौधे और जानवर जो हैं उनको नुकसान नहीं होगा। ठीक है, तो एक फ़ायदा हो गया आपको एसिड रेन का। यानी हाउ नुकसान भी हैं कहीं पे, बट यहाँ पे हम इंपॉर्टेंस देख रहे हैं एसिड्स की। ठीक हो गया, तो ये भी क्लियर हो गया होगा। इंपॉर्टेंस ऑफ एसिड्स में ही आगे हम लोग एसिड्स को ना क्लासीफाई करते हैं दो कैटेगरीज में। ठीक है, पहला है मिनरल एसिड्स और दूसरा है ऑर्गेनिक एसिड्स। दो टाइप्स में हम लोग एसिड्स को डिवाइड कर रहे हैं, मिनरल एसिड्स और ऑर्गेनिक एसिड्स। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं मिनरल एसिड्स को। मिनरल एसिड्स क्या होते हैं? ए मिनरल एसिड, या जिसको आप इनऑर्गेनिक एसिड भी बोलते हो, ये एक ऐसा एसिड होता है डिराइव्ड फ्रॉम वन और मोर मिनरल्स ऑफ द अर्थ, जो कि बेसिकली ज़मीन से जो मादनियात निकलती हैं, जिनको आप मिनरल्स बोलते हो। ठीक है, नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस जो आप ज़मीन से निकालते हो उनको हम मादनियात बोलते हैं, मिनरल्स बोलते हैं। अब उन मिनरल्स से जो एसिड आप डिराइव करते हो, जो एसिड आप हासिल करते हो, उन्हें क्या बोलते हैं? मिनरल एसिड बोलते हैं। ठीक हो गया बच्चों? सो मिनरल एसिड्स की डेफिनेशन तो क्लियर हो गई होगी। अब एग्जांपल्स देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड जिसका फार्मूला H2SO4 होता है, ये एक मिनरल एसिड है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसका फार्मूला HCl होता है, ये भी एक मिनरल एसिड है। नाइट्रिक एसिड HNO3 जिसका फार्मूला होता है, ये भी एक मिनरल एसिड है। ठीक है, सो क्लियर हो गया कि मिनरल एसिड क्या होते हैं और उसकी हमने एग्जांपल्स भी देख ली। तो जी अब हम देख लेते हैं सेकंड टाइप ऑफ एसिड को, जिसको हम बोल रहे हैं ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स को आप कैसे डिफाइन करते हो? ऑर्गेनिक एसिड्स आर एसिड्स प्रेजेंट इन प्लांट मटेरियल्स एंड एनिमल्स, मतलब ऐसे एसिड्स जो कि प्लांट्स और एनिमल्स से आप हासिल करते हो, या जनरली हम इसको इस तरह से बोल सकते हैं कि ऑर्गेनिक एसिड्स ऐसे एसिड्स होते हैं जिनको आप लिविंग थिंग्स से हासिल करते हैं, तो उनको हम लोग क्या बोल देते हैं? ऑर्गेनिक एसिड्स बोल देते हैं। ये जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं आर मच वीकर देन मिनरल एसिड। मिनरल एसिड्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, जबकि ऑर्गेनिक एसिड्स जो होते हैं वो वीक एसिड्स होते हैं। अच्छा,
किसी भी एसिड की स्ट्रेंथ और वीकनेस किस चीज़ पे डिपेंड करती है, उसका अंदाज़ा आप कैसे लगाते हो, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, बट ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है। सो देखो, मिनरल एसिड्स जो कि हम बोल रहे हैं कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। क्यों स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं? डिसोसिएट कंप्लीटली इन वाटर एंड गिव मोर H+ आयंस। सो यहाँ से आपको आंसर मिल गया कि जो मिनरल एसिड्स हैं वो स्ट्रॉन्ग क्यों होते हैं, क्योंकि मिनरल एसिड्स जो हैं वो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं, टूट जाते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं वाटर में और H+ आयंस प्रोड्यूस करते हैं। जैसे अभी हमने एसिड की डेफिनेशन में पढ़ा कि एसिड ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि वाटर में H+ आयंस को प्रोड्यूस करता है, H+ आयंस देता है, ठीक है। जबकि ऑर्गेनिक एसिड्स जो हैं जिनको हम वीक एसिड्स बोल रहे हैं वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते और H+ आयंस की बहुत कम अमाउंट देते हैं, या हम कह सकते हैं कि वो वाटर के अंदर तमाम के तमाम मॉलिक्यूल्स जो हैं उसके वो नहीं ब्रेक डाउन होते, नहीं डिसॉल्व होता वाटर में वो, ठीक है, नहीं डिसोसिएट होता। जैसे देखो ना, अगर 100 मॉलिक्यूल्स हैं, 100 में से 90-95 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बेसिकली आयोनाइज हो रहे हैं, H+ आयंस प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हम उसको बोल दें कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसी तरह से अगर 100 मॉलिक्यूल्स में से कोई 40-50 मॉलिक्यूल्स या 30-35 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो डिसॉल्व हो रहे हैं, वो डिसोसिएट हो रहे हैं और H+ आयंस प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हम उनको बोल देते हैं कि ये वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, ठीक है। द ऑर्गेनिक एसिड्स आर मोस्टली फाउंड इन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड अदर्स स्टफ। ये जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं ये हम सब्जियों से हासिल करते हैं, जैसे ऊपर हमने देखा प्लांट मटेरियल, सब्जियों और फ्रूट्स जो हैं ये प्लांट मटेरियल हो गया। एंड अदर स्टफ्स मीन मतलब हम एनिमल्स से भी हासिल करते हैं, ठीक है, या एनिमल्स से जो चीज़ें हम बेसिकली लेते हैं जैसे दूध वगैरह, ठीक है। सो उनमें भी ये एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। कौन से एसिड्स? ऑर्गेनिक एसिड्स, ठीक है। सो जनरली हम बोल दें कि ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं वो लिविंग थिंग्स से आप हासिल करते हो। ठीक हो गया मेरा पुत्र। तो जी आगे चलते हैं एग्जाम्पल्स पे। फॉर एग्जाम्पल लैक्टिक एसिड जिसका फार्मूला C3H6O3 होता है, ये एक ऑर्गेनिक एसिड है। इसी तरह से एसिटिक एसिड CH3COOH जिसका फार्मूला होता है, ये भी एक ऑर्गेनिक एसिड है। फॉर्मिक एसिड हो गया CH2O2, ये भी ऑर्गेनिक एसिड है। इसी तरह सिट्रिक एसिड C6H8O7 जिसका फार्मूला होता है, ये भी ऑर्गेनिक एसिड है। ऑक्सालिक एसिड C2H2O4 और इसी तरह के बहुत सारे एसिड्स जो हैं वो ऑर्गेनिक एसिड्स में आ जाते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स की एग्जांपल्स हो सकते हैं। बट यहाँ पे आपको मैंने कुछ एक एग्जांपल्स प्रोवाइड की। ठीक हो गया जी। सो अब हम देख लेते हैं कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स एंड देयर अपीयरेंस, मतलब कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं वो ऑर्गेनिक एसिड्स, तो वो हम देख लेते हैं। कॉमन ऑर्गेनिक एसिड्स एंड देयर अपीयरेंस इन डिफरेंट कैटेगरीज आर एज फॉलोज। जैसे देखो ये मैंने दो कॉलम यहाँ पे शो किए हुए हैं। एक तरफ हम ले रहे हैं ऑर्गेनिक एसिड्स को जहाँ पे नाम लिखे हुए हैं ऑर्गेनिक एसिड से, और दूसरी तरफ है इनका सोर्स कि ये कहाँ पर पाए जाते हैं। सो लैक्टिक एसिड जो होता है वो सार मिल्क में पाया जाता है, खट्टे दूध में पाया जाता है। दूध तुसी पींदे हो, तुसी कहोगे खट्टा ते दूध नहीं देंदियां मैसां ते गावां, ठीक है। एनी हाउ दूध जब बैक्टीरियल या जिसको आप फर्मेंटेशन बोलते हो, ठीक है, बैक्टीरियल रिएक्शंस या फर्मेंटेशन के बाद जो आपको दूध मिलता है वो बेसिकली खट्टा होता है, या जिस प्रोसेस से आप बेसिकली ना दही जमाते हो, ठीक है, दही बनाते हो। या इसी तरह से अगर आप दूध में सिरका या लीमू का रस डाल दें तो वो दूध फट जाएगा, वो दूध खट्टा हो जाएगा, ठीक है। 80 ते कहते हैं ना दूध फट गया, ठीक है। सो वही जो फटा हुआ दूध होता है वो सार मिल्क होता है, ठीक है, उसमें लैक्टिक एसिड मौजूद होता है। इसी तरह से सिट्रिक एसिड कहाँ पे पाया जाता है? सिट्रस फ्रूट्स, खट्टे जायके वाले जो फ्रूट्स होते हैं, जैसे लीमू हो गया, नींबू कहते हैं जिन्हों, और ऑरेंजेस, ठीक है। फार्मिक एसिड कहाँ पे पाया जाता है? इंसेक्ट बाइट में, जैसा कि तमोड़ी, नींबू, भेड़ या जो है ये तीनों एक ही चीज़ के नाम है, वो येलो कलर की जो मक्खी होती है। इसी तरह के जो चींटी जो होती है उसके भी बाइट में ये फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। टार्टारिक एसिड ग्रेप जूस में पाया जाता है, ठीक है।
अंगूरां दा जिहड़ा जूस हुंदा है। मैलिक एसिड जो है वो एप्पल्स और पेयर्स, नाशपाती, सेब और नाशपाती में मौजूद होता है। सो इस तरह से ये कुछ एग्जांपल्स थी ऑर्गेनिक एसिड्स की, और कहाँ कहाँ पे ये एसिड्स पाए जाते हैं ये आपने देख लिया। अब एक एसिड है जो कि HCl है, उसकी हम डिसोसिएशन देख लेते हैं, उसका टूटना देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि HCl जो है ये कोवलेंट कंपाउंड है, ठीक है। जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं आर नॉट कंपोज्ड ऑफ आयंस, ये आयंस से नहीं बने होते एज आयनिक कंपाउंड, जैसे कि आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। बट सम ऑफ देम कैन ब्रेक अप इनटू आयंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन सूटेबल सॉल्वेंट। लेकिन जब इनको किसी सूटेबल सॉल्वेंट में डिसॉल्व करवाया जाता है तो ये आयंस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ समझ लेना कि HCl को अकेले को अगर आप तोड़ना चाह रहे हो ना तो ये आयंस में नहीं टूटेगा, ठीक है। कैसे टूटेगा कि आपने ना इसको किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करवाना है, ठीक है। मतलब किसी ऐसे सब्सटेंस में डिसॉल्व करवाना है जिसमें ये सॉल्युबल हो, जिसमें ये डिसॉल्व हो जाए, जैसा कि वाटर बीइंग ए कॉमन आयोनाइजिंग सॉल्वेंट, द प्रोसेस इज कॉल्ड आयोनाइजेशन बिकॉज द आयंस आर क्रिएटेड इन द प्रोसेस। अच्छा, अब HCl को आपने वाटर में ऐड किया, वो ब्रेक डाउन हो गया इनटू इट्स आयंस, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। तो इस प्रोसेस को बेसिकली हम लोग क्या बोल रहे हैं, आयोनाइजेशन बोल रहे हैं, क्योंकि आयंस बन रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे जैसे मैंने अभी आपको बताया कि HCl जो है वो कोवलेंट इन नेचर है एंड डज नॉट फॉर्म H+ आयंस। डायरेक्टली आप इसको नहीं तोड़ सकते H+ आयन और Cl नेगेटिव आयन में, ठीक है। However, it forms H3O positive ions in the presence of water H2O। जब वाटर में आप इसको ऐड करोगे ना तब बेसिकली ये HCl जो है वो ब्रेक डाउन होगा इनटू H+ आयन और Cl नेगेटिव आयन। अब देखो यहाँ पे ना जो H3O पॉजिटिव लिखा हुआ है ये भी इक्वल होता है H+ आयन के, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, कि कहीं कहीं पे आप जो है ना HCl के साथ ब्रैकेट में ना उसकी फिजिकल स्टेट एक्वस लिख देते हो और एरो का साइन लगा के ना H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव लिख देते हो, जो कि दोनों के साथ फिजिकल स्टेट आप एक्वस लिखते हो। अब कहोगे सर यहाँ पे हम H3O पॉजिटिव क्यों बना रहे हैं, तो H3O पॉजिटिव इक्वल होता है H पॉजिटिव आयन के, ठीक है। तो ये ध्यान में रख लेना। अब ये एक इक्वेशन है, ये HCl यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का और एक क्लोरीन का शेयर हुआ है, ये है वाटर H2O, ठीक है। अब होता क्या है, यहाँ से ना बॉन्ड ब्रेक होता है, हाइड्रोजन जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को ही दे जाता है, तो एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का और एक हाइड्रोजन का, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देखो आपको एक्स्ट्रा नजर आ रहे हैं, ठीक हो गया। अब एक इलेक्ट्रॉन क्योंकि हाइड्रोजन का आ गया इसके पास, तो इस वजह से इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। हाइड्रोजन जो है अपना इलेक्ट्रॉन दे गया था इसको, तो हाइड्रोजन के पास तो कुछ नहीं है, उसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो यहाँ पे H2O में मौजूद ऑक्सीजन के ऊपर जो ये 2 लोन पेयर होते हैं ना इलेक्ट्रॉन के, तो एक पेयर जो है ये क्या ले लेगा, हाइड्रोजन आयन ले लेगा, H+ आयन, ठीक है। क्योंकि उसके पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन था, वो उस बेचारे क्लोरीन को दे दिया, अब उसका शेल ख़त्म हो गया। पहले शेल में आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है। तो फिर ये हाइड्रोजन आयन जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑक्सीजन से लेगा और इसके साथ अटैच हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ से आप देख रहे हो ऑक्सीजन के ऊपर से 2 इलेक्ट्रॉन गायब हो गए और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, जनरली H3O पॉजिटिव आयन बन गया, ठीक है। सो कैसे बना H3O पॉजिटिव आयन, कि इस वाटर में मौजूद ऑक्सीजन ने अपना एक लोन पेयर जो था, इलेक्ट्रॉन का पेयर जो था, वो हाइड्रोजन आयन को डोनेट कर दिया, जिसकी वजह से H3O पॉजिटिव आ गया, ठीक है। तो ये इक्वेशन इस तरह से लिख सकते हो आप, जब वाटर के साथ HCl को आप डिसोसिएट करवाते हो, वाटर में डिसॉल्व करवाते हो, ठीक है। या जनरली अगर आपने ये वाटर नहीं लिखना तो यहाँ पे ब्रैकेट में ना एक्वस लिखोगे, AQ फिजिकल स्टेट, ठीक है, और फिर Cl नेगेटिव और H+ आयन, ठीक है। तो इस तरह भी लिख सकते हो आप, मर्जी है आपकी, दोनों इक्वेशंस ठीक होंगी, ठीक हो गया। सो अब हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बेसिस को। इंपॉर्टेंस ऑफ एसिड वाला जो टॉपिक है हमारा वो खत्म हो गया, ठीक है, वो हमने सारा कुछ देख लिया उसका। अब हम आगे इंपॉर्टेंस ऑफ बेसिस देख लेते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ बेसिस में सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अल्कली और बेस में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट है समझना आपके लिए, तो ये समझ लेना, ठीक है। अल्कलीज आर कंपाउंड्स दैट प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयंस इन वाटर सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। देखो अल्कलीज वो बेसिस होती हैं जो कि बेसिकली ना वाटर में डिजॉल्व होकर OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस करें, हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस करें, तो उनको हम फिर अल्कलीज बोल देते हैं, ठीक है। जैसा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसमें आपको देखो OH नज़र आ रहा है, तो ये वाटर में डिजॉल्व हो गया ना, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव बनाएगा। इसी तरह से KOH में आपको OH नज़र आ रहा है, ठीक है, तो ये वाटर में डिजॉल्व होकर K पॉजिटिव और OH नेगेटिव बनाएगा। तो इस वजह से इन बेसिस को हम लोग क्या बोल देते हैं, अल्कलीज बोल देते हैं, ठीक है।
दे आल्सो रिएक्ट विद एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। अब अल्कली की दूसरी जो निशानी है वो क्या है कि एसिड्स के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, ठीक है। जैसे हमने कुछ देर पहले अभी देखा हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें HCl और NaOH मिलकर NaCl और वाटर बना रहे थे, ठीक है। सो यहाँ पे आपको अल्कली का तो क्लियर हो गया, ठीक है, कि अल्कलीज क्या होती हैं कि जो वाटर में डिजॉल्व होकर हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस करती हैं या जो एसिड्स के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाती हैं, तो उनको हम अल्कलीज बोलते हैं, उन बेसिस को, ठीक है। जबकि सिंपल बेस क्या होती है, ए बेस इज ए सब्सटेंस दैट इज यूज्ड टू न्यूट्रलाइज एसिड इज कॉल्ड ए बेस। अच्छा देखो यहाँ पे क्या बता रहा है वो कि बेस जो है वो ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि बेसिकली एसिड के साथ रिएक्ट करके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो शो करता है, बट हाइड्रोक्साइड आयंस नहीं प्रोड्यूस करती, ठीक है। तो ये याद रखना, द बेस डज नॉट डिजॉल्व इनटू वाटर, ठीक है, वाटर में डिजॉल्व नहीं होती, हाइड्रोक्साइड आयंस नहीं प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। वो सब्सटेंस जो कि बेस हो बट हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस ना करे उसको आप अल्कली नहीं बोलोगे, ठीक है। जो कि हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस कर दे उसको आप अल्कली बोलोगे, उस बेस को, ठीक है। अब एग्जांपल्स देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है वाटर के साथ और रिजल्ट में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, ठीक है। अब आप देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो इसमें OH आपको नजर आ रहा है, तो इसका मतलब है ये वाटर में डिजॉल्व होकर OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस करेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है, ठीक है। तो ये एक ऐसी बेस है जिसको आप अल्कली भी बोल सकते हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, ठीक है। बट यहाँ पर जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो भी बेस है, ठीक है, लेकिन आप उसको अल्कली नहीं बोलोगे क्योंकि यहाँ पे आपको OH नजर ही नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये OH आयंस प्रोड्यूस नहीं करेगा। सो CaO इज ए बेसिक इन नेचर वेयर एज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज एन अल्कली एंड ए बेस, ठीक है। तो आप इसको अल्कली भी बोल सकते हो और बेस भी बोल सकते हो, ठीक हो गया। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको अल्कली और बेस का, कि अल्कलीज क्या होती हैं और बेसिस क्या होती हैं और किन बेसिस को आप अल्कलीज बोल सकते हैं, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ बेसिस में थोड़ा आगे की तरफ चलें। द एबिलिटी ऑफ बेसिस टू न्यूट्रलाइज एसिड इज वेरी यूजफुल एज मेनी रिएक्शंस एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस हैव एसिडिक वेस्ट प्रोडक्ट्स। अच्छा देखो वो कह रहा है कि बेसिस का ना एसिड के साथ मिलकर उसको न्यूट्रलाइज कर देना, ये बड़ा यूजफुल है, बड़ा हेल्पफुल है, ठीक है, काफ़ी फायदा होता है इसका। क्यों? क्योंकि एज मैनी रिएक्शंस एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस और इंडस्ट्री में होने वाले प्रोसेसेस जो हैं उस रिजल्ट में ना जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि किसी काम के नहीं होते, जिनको आप बाहर फेंक देते हो, ज़ाया कर देते हो, वो क्या होते हैं? एसिडिक होते हैं। अगर वो एसिडिक होंगे तो जाहिर है वो नुकसानदेह होंगे। अगर आप मतलब दरियाओं समुद्रों में आप उनको फेंक रहे हो उस वेस्ट को, तो जाहिर है वो जो इक्वेटिक एनिमल्स हैं, ठीक है, उनके लिए भी नुकसानदेह होंगे, ठीक हो गया। सो इस वजह से बेसिस क्या करती हैं तो उन एसिड्स के साथ मिलकर उनको न्यूट्रलाइज कर देती हैं, ठीक है। फिर ना तो बनने वाला जो प्रोडक्ट है ना वो एसिडिक होता और ना ही बेसिक होता, फिर उस नुकसानदेह नहीं होता। एग्जाम्पल्स ऑफ यूजिंग बेसिस टू न्यूट्रलाइजिंग अनवांटेड एसिड्स। अब जैसे मैं एक एग्जाम्पल दूं आपको, एसिड रेन कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय बेसिक मिनरल्स। जो एसिड रेन होती है उसको आप न्यूट्रलाइज कर सकते हो, कैसे? सच एज लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट। अब जैसे देखो ना, एसिड रेन है, बारिश हुई जिसमें एसिड शामिल है, जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड शामिल है। वो रॉक्स पे गिरते हैं, पत्थरों पे गिरते हैं, चट्टानों पे, जो कि बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ठीक है। अब जब वो एसिड रेन जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट के ऊपर गिरेगी, अब क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट एक बेस है, ठीक है, तो एसिड रेन जो है वो इस बेस के साथ मिलकर वो न्यूट्रलाइज हो जाएगी, ठीक है, फिर वो नुकसानदेह नहीं रहेगी। तो एक एग्जांपल दी मैंने आपको। जो बेसिस होती हैं फॉर्म ए क्लास ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस इंक्लूडिंग मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड्स। अब जो बेसिस होती हैं वो बहुत सारे केमिकल्स बनाती हैं जिनमें ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स शामिल हैं, ये हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। अल्कलीज आर इंपॉर्टेंट इन सोप एंड डिटर्जेंट मैन्युफैक्चर। अच्छा, अल्कलीज जो होती हैं मतलब जो कि वाटर में डिजॉल्व होगा, हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस करती हैं, वो साबुन बनाने में और डिटर्जेंट बनाने में। डिटर्जेंट जैसे ये सर्फ वगैरह होता है, ठीक है, क्लीनिंग के लिए जो आप प्रोडक्ट्स आप यूज़ करते हैं, ठीक है, तो इनको बेसिकली आप डिटर्जेंट्स बोलते हैं। तो साबुनें और डिटर्जेंट बनाने में भी काफ़ी बड़ा रोल होता है अल्कलीज का, ठीक। कास्टिक सोडा, जिसको आप सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हो, इज़ यूज्ड फॉर दिस पर्पस, ठीक। मतलब साबुन और डिटर्जेंट बनाने के लिए आप क्या यूज़ करते हो? सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हो, जो कि बेसिकली एक अल्कली है, क्योंकि आपको यहाँ पे हाइड्रोक्साइड नज़र आ रहा है, ठीक है, OH नज़र आ रहा है,
तो आपको पता चल गया कि भाई ये वाटर में डिजॉल्व होकर हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस करेंगे। ये तो था आपका लेक्चर जी। होपफुली आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर तो आपको लेक्चर पसंद आया है, अच्छा लगा है, समझ भी आ गया है, तो भाई वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।